हेलो फ्रेंड्स, मैं PS महावर आज आपके साथ फिर एक वीडियो के साथ। आज का अपना टॉपिक है, इससे पहले मैंने आपको कोलाइड निर्माण के लिए कुछ विधियों के बारे में पॉइंट आउट किया हुआ है। आज हम उनमें से कुछ विधियों को विस्तार से देखते हैं एक एक करके। उसमें से जो विधियां थी दो भागों में विभाजित की गई थी, उनमें से कोलाइड निर्माण की परिक्षेपण विधियों के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उसमें से 3 विधियों के नाम बताए थे आपको। इसमें से एक है यांत्रिक परिक्षेपण विधि। देखिए, मैंने कहा था कि ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई खास नहीं है, इसमें केवल ये याद रखना है। इस तरह से मैंने कहा कि सिंपल जो घरेलू साधन अपन ले सकते हैं, सिलबट्टा जैसे कह सकते हैं, उसी में इसी का मॉडिफाइड रूप जैसे चक्की होती है, कोलाइड चक्की होती है, तो जिसके माध्यम से हमारे जो डोमेस्टिक मटेरियल्स हम एवरीडे लाइफ में यूज करते हैं वो उनका निर्माण करते हैं। देखिए क्या है, सुबह उठते ही जैसे हम टूथपेस्ट करते हैं, मैं थोड़ा इंग्लिश में लिख सकता हूँ, टूथपेस्ट है ना। तो डाइज, रंजक पदार्थ, हेयर डाइज कह सकते हैं, क्रीम इनका यूज करते हैं, ये बनती है। तो इस तरह से सब चीज बन रही है। वो क्या है, मरहम हम मेडिसिन के रूप में काम में ले सकते हैं, और जितने भी जो अपने पेंट्स हैं, कलर्स, ठीक, वॉल पेंट्स वगैरह हैं जो डिजिटल वगैरह करने के लिए यूज करते हैं। तो आप समझ रहे हैं उसको किस तरह से कहीं से डिस्पर्जन में करते क्या है, पता है डिस्पर्जन कल आपको बता चुके हैं इससे पहले। तो उसमें किसी जो हग पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स, देन द कोलाइड पार्टिकल्स, तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, तो पीस करके इतना पीसते हैं कि वो कोलाइड साइज में चेंज हो जाए और उनको परिक्षेपण माध्यम के साथ मिलाएंगे, मिक्स होकर के एक कोलाइड बन करके अपना तैयार हो जाता है। बस इतना याद रखना है और कोई इसमें खास बात नहीं है। तो जैसा कि मैंने कहा कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखें। इसके बाद दूसरी विधि है, काफी इंपॉर्टेंट है, विद्युत परिक्षेपण विधि। मैंने कहा था इसका दूसरा नाम क्या है, ब्रेडिक्स आर्क विधि के नाम से इसे जानते हैं। इस विधि के द्वारा हम किस प्रकार से कोलाइड का निर्माण करते हैं, प्लीज अटेंशन। इस विधि के द्वारा खासतौर से याद रखना, धातु कोलाइड बनाए जाते हैं, और मोस्टली जो धातु हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, इन धातुओं के कोलाइड बनाते हैं। धातुओं के कोलाइड के वर्गीकरण में आपको ध्यान होगा कि धातु कोलाइड जो होते हैं वो जैसे किस नेचर के होते हैं, आवेश की प्रकृति के आधार पर, तो आपको याद होगा ये ऋणावेश के कोलाइड में काउंट होते हैं। अब कैसे बनाएंगे, कैसे ऋणावेश के कोलाइड बनाएंगे, वो देखिए इस विधि में क्या करते हैं। खास सबसे पहले एक पात्र लेते हैं, उसमें जल आग परिक्षेपण माध्यम भर दिया जाता है। इस पात्र को एक और बड़े पात्र में रखते हैं, और उस बड़े पात्र में बर्फ के साथ नमक आग मिक्स करके भर देते हैं। जिससे क्या होगा, इस प्रकार से जो मिश्रण होता है उसको हम कहते हैं हिम मिश्रण। अर्थात हिम मिश्रण का अर्थ होता है
कि टेम्परेचर को और डाउन करने की कोशिश करता है। जैसे इसमें हमने जल भर दिया है इस पात्र में, तो हिम मिश्रण क्या करेगा, इस जल के टेम्परेचर को और डाउन कर देगा, कूलिंग हो जाएगी। ठीक है, तो जो सामान्य जल था वो कैसा हो जाएगा, हिमशीत, अर्थात बर्फ के द्वारा ठंडा किया हुआ जल है। ठंडा क्यों कर रहे हैं, ये बात अभी आपकी समझ में आएगी। देखिए यहां क्या लिखा है कि धातुओं के कोलाइड बनाना चाहते हैं। जिस मेटल का हमें कोलाइड बनाना है उस मेटल के दो हम पतले वायर बनाते हैं और एक वायर को एनोड के रूप में और दूसरे मेटल वायर को कैथोड के रूप में कह सकते हैं। तो एक धातु एनोड के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और दूसरा धातु कैथोड के रूप में प्रयोग करते हैं। देखिए इन दोनों इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, मिलाते हैं। जैसे इसको टच कराने की कोशिश करेंगे तो यहां पर क्या प्रोड्यूस होगा, आप जानते हैं स्पार्किंग टाइप कहते हैं, तो इसमें क्या होगा, आग उत्पन्न होगा। और जैसे ही यहां आग प्रोड्यूस होता है वैसे ही इस मेटल वायर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो जैसे टेम्परेचर हाई होगा टेम्परेचर बढ़ जाएगा। टेम्परेचर जब हाई होगा तो उस धातु जो में तार था, मेटल वायर था, धातु तार में से क्या होगा, हाई टेम्परेचर होने की वजह से वो मेटल एटम से सारे वेपोराइज हो जाएंगे। उससे हमें क्या प्राप्त होगा, धातु वाष्प प्राप्त होगी। पहले मेटल वायर था उस पर, अब क्या होगा, वेपर बनी और वेपर काफी छोटी है कोलाइड से। तो देखिए धातु तार में से धातु वाष्प बनी, क्रिया कौन सी हुई, परिक्षेपण। अब ये विधि एक और बात ध्यान रखनी है, इस विधि में परिक्षेपण भी होगा और संघनन भी होता है, दोनों स्टेप होते हैं। लेकिन परिक्षेपण में ही क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए चूंकि ये कोलाइड साइज से छोटे हैं, इन धातु वाष्प को कोलाइड में चेंज होने के लिए वापस कणों में संगुणन की क्रिया होती है, संघनन की क्रिया होती है। अर्थात इसीलिए ये जो स्टेप है वो कौन सा होगा, संघनन का होगा। तब जाकर के कोलाइड पार्टिकल का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो धातु कोलाइड प्राप्त होगा, बन गया, धातु कोलाइड बन चुका है, यूं कह सकते हैं ये धातु कोलाइड के पार्टिकल यह डिस्पर्स हो रहे हैं। बट ये जो धातु कोलाइड साइज पार्टिकल है अभी आवश्यक नहीं है। ऐसा होने की वजह से क्या होगा, ये जो धातु कोलाइड पार्टिकल हैं ये नीचे बैठने की कोशिश करेंगे, सस्पेंड हो जाएंगे। अर्थात इस प्रकार से बना हुआ है जो हमारा धातु कोलाइड होगा वो अस्थायी होगा। तो हमें स्थायी बनाने के लिए इसमें क्या करना पड़ता है, देखिए इसके लिए हम इसमें मिलाएंगे, पहले से मिला के रखते हैं वैसे KOH विलयन या KOH लिख लो, खाली KOH मिला के रखते हैं। KOH का प्रयोग किस लिए करते हैं, ये एक स्थायी कारक के रूप में कार्य करता है, अर्थात ये कोलाइड को स्थायी बनाने का काम करता है। इस विधि में ध्यान दो ये कैसे स्थायी बनाता है। अभी मैंने कहा था कि ये जो कोलाइड पार्टिकल हैं धातु के वो आवेशित नहीं है, भारी हैं, आवेशित नहीं है। तो सभी कोलाइड कणों के मध्य क्या होगी, संगुणन की क्रिया होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, वान डर वाल फोर्सेस लगेंगे और बड़े पार्टिकल होते जाएंगे, वापस प्रेसिपिटेट आउट होते हुए इस तरह से एक तरह से नीचे सस्पेंड होते चले जाएंगे। कोलाइड खत्म, कोलाइड विलयन नष्ट हो गया। इसलिए ऐसा ना हो इसके लिए हम KOH मिलाते हैं। ये KOH आप देख रहे हैं, इससे कौन कौन सा आयन प्रोड्यूस होंगे, K+ और OH- दोनों आयन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, चलिए क्या करेंगे, ये क्या था, वो मेटल सपोज जैसे सिल्वर है तो सिल्वर का कोलाइड है, हमने मिला दिया इसमें KOH। तो ये जो धातु कोलाइड पार्टिकल है वो इस विलयन में से कौन से आयन को अधिशोषित करते हैं, ये ऋण आयन को अधिशोषित, क्योंकि मेटल पॉजिटिव नेचर के होते हैं, Ag+ के रूप में जैसे होगा, वेपोराइज होगा तो क्या होगा, Ag+ के रूप में होगा। तो ये अपनी सतह पर किसका अधिशोषण कर लेते हैं, OH-, अर्थात पूरा जो कोलाइड धातु कोलाइड
कण है वो कैसा हो गया, नेगेटिव कोलाइड हो जाएगा, अर्थात ऋणाभिषिक्त कोलाइड बनकर के तैयार हुआ। इस प्रकार से सभी धातु परमाणु इस तरह से ऋणाभिषिक्त कोलाइड के रूप में हो जाएंगे। और जब ऋणाभिषिक्त कोलाइड के रूप में हो जाएंगे तो बताइए इनके बीच में आकर्षण लगेगा क्या, समान आवेश होने की वजह से क्या लगेगा इनके बीच में, प्रतिकर्षण, दूर भागेंगे, अर्थात इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं होगा और दूर भागते जाएंगे। इसका मतलब है जो धातु कोलाइड बना हुआ है उसके कण इस परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित होते रहेंगे, बिखरते रहेंगे, गति करते रहेंगे, अर्थात कोलाइड स्थायी रूप धारण कर लेगा। तो ये है ब्रैडिक आर्क विधि। अर्थात क्या खास बात है इस विधि में, परिक्षेपण माध्यम में धातु तारों के मध्य आर्क उत्पन्न किया जाता है। उस आर्क उत्पन्न होने के कारण धातु तार के टेम्परेचर में वृद्धि होती है, जिससे धातु की वाष्प बनती है। धातु की वाष्प के कण कोलाइड से छोटे होते हैं, इसलिए इस हिम मिश्रण के द्वारा ठंडा किए हुए परिक्षेपण माध्यम जैसे जल के संपर्क में जैसे आता है, धातु वाष्प आती है तो उसमें संघनन की क्रिया होती है, अर्थात कोलाइडीकरण का निर्माण होता है। चूंकि ये कोलाइडीकरण आवेश रहित होते हैं, इसीलिए स्थायी कोलाइड का निर्माण नहीं हो पाता है। स्थायी कोलाइड बनाने के लिए हम इसमें KOH का प्रयोग करते हैं, जो आप देख रहे हैं कि उसमें से OH- आयन का अधिशोषण होने की वजह से वो कोलाइड स्थायी हो जाता है। तो ये थी अपनी ब्रैडिक आर्क विधि। अब एक तीसरी विधि और है, नेक्स्ट लास्ट, तीसरी है पैक्टीकरण विधि कहते हैं इसे। देखिए इस विधि के द्वारा मैं एक दो एग्जाम्पल्स नोट कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइड है या सिल्वर हैलाइड लाइक सिल्वर आयोडाइड, इनके कोलाइड हम इस विधि के द्वारा बना सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि कोई मेटल हाइड्रोक्साइड कोलाइड हो, कोई मेटल हैलाइड हो, तो इस प्रकार के कोलाइड हम इस विधि के माध्यम से बनाते हैं। क्या होता है, कैसे बनाते हैं इस विधि में देखिए। सबसे पहले वही एक पात्र लेते हैं, ब्रैडिक आर्क विधि की तरह इसमें जल का प्रयोग कर लो, या कहने का मतलब है परिक्षेपण माध्यम भरते हैं, भर दिया, ठीक है, परिक्षेपण माध्यम का प्रयोग भर दिया। अब इसमें हम कोलाइड बनाना, जैसे सपोज हम इसका ही बनाना चाहते हैं, तो इसमें खास जो बेसिक इसकी थीम है वो ध्यान दें। उस माध्यम में पहले हम ताजा अवक्षेप मिलाएंगे, PPT, फ्रेशली प्रिपेयर्ड PPT मिला दिया, डिजोल्व हो जाएगा इसमें, ठीक है। मैंने कहा कि जैसे इसको ताजा अवक्षेप को मिलाएंगे तो उस अवक्षेप के कण इसमें परिक्षिप्त हो जाएंगे। चूंकि अब ये अवक्षेप के कण हैं वही आवेश रहित हैं, इसीलिए जैसे मिला दिया धीरे धीरे क्या होगा, भारी होने की वजह से आपस में ये संगुणित होते चले जाएंगे, फिर धीरे धीरे नीचे बैठने लग जाएंगे। तो पहले हमने घोल के मिला दिया, कोलाइड बना दिया, थोड़ी देर बाद देखोगे कोलाइड टू विलयन बेकार हो जाएगा, क्योंकि वो कोलाइड नहीं रहेगा, अर्थात स्थायी कोलाइड का निर्माण नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं आप? ओके, चलिए, तो परिक्षेपण माध्यम में क्या बनाया, सबसे पहले ताजा अवक्षेप, फिर इसमें पहले से मिला सकते हैं, बाद में ले सकते हैं, एक दूसरा विद्युत अपघट्य और मिलाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट और मिलाते हैं। ये विद्युत अपघट्य कैसा होना चाहिए, ध्यान दें।
इसमें देखिए मैं उदाहरण के माध्यम से ले लूं, जैसे ताजा अवक्षेप हम ले रहे हैं फेरिक हाइड्रोक्साइड का, FeOH का होता है। अच्छा, ये अवक्षेप बनाने से वो भी देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड अवक्षेप बनाने के लिए हम क्या करते हैं, फेरिक क्लोराइड का जल अपघटन कराएंगे तो हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड का अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। हो गया PPT। ओके, ये बना हुआ हम पहले से तैयार लेते हैं, उस अवक्षेप को इसमें डिसॉल्व करते हैं। डिसॉल्व करने के साथ में मैंने कहा कि एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, और वो इलेक्ट्रोलाइट कैसा होना चाहिए, जैसे कि इसमें ले रहा हूं FeCl3, बात हुई आपकी, इसी से बना रहे हैं, उसी को ले रहे हैं, वही इलेक्ट्रोलाइट था बनाने के लिए भी और वही ले रहे हैं इसमें। तो इसमें एक कंडीशन होती है कि जो PPT कण है उसमें जो दो आयन होते हैं उनमें से कोई ऐसा आयन हो जो विद्युत अपघट्य और ताजा जो PPT है उन दोनों में कोई कॉमन होना चाहिए। कहने का मतलब जो विद्युत अपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है उसमें अवक्षेप का कोई कॉमन आयन अर्थात सम आयन उपस्थित होना चाहिए। आप देख रहे हैं इसका अगर आयनक वियोजन होता है तो इससे कौन से आयन प्राप्त होंगे, Fe3+ और Cl-। इसमें और इसमें दोनों में देखिए कौन सा कॉमन आयन मैच कर रहा है, अर्थात Fe और Fe। समझना रहा है कॉमन आयन कौन सा है, Fe3+। तो देखिए किसी परिक्षेपण माध्यम में किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अल्प मात्रा की उपस्थिति में किसी ताजा अवक्षेप को मिलाते हैं तो उस अवक्षेप का कोलाइड विलयन बन करके तैयार होता है। इस विधि को हम क्या नाम देते हैं, पेप्टिकरण विधि कहते हैं। ये है इसकी परिभाषा। ठीक है, एक बार और सुनिए, किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की अल्प मात्रा की उपस्थिति में परिक्षेपण माध्यम में ताजा बने हुए अवक्षेप का कोलाइड बनाने की क्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। तो देखिए बात समझना कि PPT था और इसमें वो विद्युत अपघट्य पदार्थ जो मिलाया जा रहा है उसमें से कौन सा कॉमन आयन है जिसको ये अधिशोषित कर लेगा, अर्थात Fe3+। तो देखिए अवक्षेप का कण आवेश रहित था, अब अधिशोषण करने के बाद क्या होता है, Fe3+ इस पर अधिशोषित हो जाएंगे, अधिशोषित हो जाएंगे तो कैसा कोलाइड बना, धनात्मक कोलाइड का निर्माण होगा। ठीक उसी तरह से पहले समान आवेश होने की वजह दोनों सभी कणों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण होने लगेगा, और प्रतिकर्षण रहेगा तो इसमें यह आवेश होने की वजह से एक दूसरे के संगुणन में नहीं आएंगे, ये बिखरते रहेंगे, गति करते रहेंगे। इस प्रकार इसकी वजह से ही हम एक स्थायी कोलाइड का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है, जिस विद्युत अपघट्य पदार्थ की वजह से ये सब हो पा रहा है इसको पेप्टिकरण कहते हैं, अर्थात जिस विद्युत अपघट्य पदार्थ की सहायता से हम पेप्टिकरण की क्रिया संभव कर पाते हैं उसे हम क्या कहेंगे, पेप्टिकरण कहते हैं। तो इसी के साथ कोलाइड निर्माण के परिक्षेपण की विधियां तीनों थी तो मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब इसके बाद रहेगी शेष संघनन की विधियां, उनको हम नेक्स्ट अगली मुलाकात में देखते हैं।